AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साक्षी अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में यूनिट 1। और यूनिट 1 का ये आप सभी का सेकेंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। उसके बाद हम देखेंगे कि हम हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए कौन सा IS कोड है जो फॉलो करते हैं, हमारे डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन सी डिज़ाइन फिलॉसफीज़ हैं वो, एंड हमारे स्ट्रक्चर पे किस तरीके का लोड आता है और उसका क्या अफेक्ट होता है हमारे स्ट्रक्चर में, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ माइल्ड स्टील। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं वो है हमारा स्टील। तो स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा अंडर लोडिंग कंडीशन, हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो स्टील होता है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है। And as I defined in previous lecture, ductility is the property of material to show the deformation or stress before failure। यानी कि वो मटेरियल जो फेल होने से पहले जितना डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस शो करता है वो उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। तो मटेरियल का बिहेवियर समझने के लिए हम एक माइल्ड स्टील सैंपल लेते हैं और उसे हम UTM यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं। तो UTM में हम ये जो हमारा सैंपल होता है इस पे यूनी एक्सियल टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं और उससे उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें मिलता है। तो हमारे पास एक माइल्ड स्टील का सैंपल होगा और उसे हम UTM मशीन में टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास एक स्टील की रॉड है और उसमें हम टेंसाइल लोड लगाएंगे दोनों तरफ से और वो कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन शो कर रहा है उसके बेसिस पे हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सैंपल होता है। ये सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है और हमें पता है स्ट्रेस हमारा क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जब हम UTM में हमारे टेस्ट, ये जो मटेरियल का सैंपल इसे टेस्ट करते हैं तो हमें इसमें हर पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है ये हमें मशीन में पता होता है कि अभी हमारे मटेरियल पे इतना, जैसे कि अगर मैं किसी मटेरियल को अपने हाथों से खींचूं तो मुझे नहीं पता होता कि अभी इसमें मैं कितना लोड लगा रही हूँ। तो जब हम उस मशीन में इसमें टेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें अभी कितना लोड लग रहा है। ठीक है, तो वहां से हमें लोड मिल जाता है और एरिया हम टेस्ट जो सैंपल रहता है उसका एरिया तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेस हमें मिल जाता है इस तरीके से, स्ट्रेन। तो जब इसमें लोड लगता है तो इसमें कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसके बेसिस पे हमें मिल जाता है स्ट्रेन। तो हमें माइल्ड स्टील के लिए जब हम UTM में टेस्ट करते हैं हमारा कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है वो क्या चीजें इंडिकेट कर रहा है। तो पॉइंट 0 to A जो हमारा मटेरियल होता है ये फॉलो करता है हुक्स लॉ, और अप टू पॉइंट A ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है। यानी कि इसमें जितना स्ट्रेस होता है, जितना लोड लगता है उतना ही इसमें स्ट्रेन आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें हुक्स लॉ पता है, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट A। ठीक है, तो हमारा माइल्ड स्टील जो है वो हुक्स लॉ फॉलो करता है अप टू पॉइंट A। तो ये जो हमारा पॉइंट A है ये इंडिकेट कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। लिमिट्स। ओके, अब हम मटेरियल में कुछ और लोड लगाते हैं। तो
हमें आगे मिलता है पॉइंट बी। इस पॉइंट बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो बेसिकली इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। जैसे कि आपने स्प्रिंग देखा होगा, आप कई बार स्प्रिंग से खेलते होंगे तो आप उसमें कुछ लोड लगाते हैं, पर जब आप उस लोड को रिमूव कर देते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो इसी तरीके का बिहेवियर हमारा माइल्ड स्टील भी शो करता है कि जब तक मैं उसमें पॉइंट बी तक उसमें जो लोड लग रहा है उसमें वो अपना, जब मैं वो लोड को रिमूव कर दूंगी वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। जैसे कि देखिए मेरे पास एक स्प्रिंग जैसा एक मटेरियल है, अब इसमें मैं कुछ लोड लगा रही हूँ, देखिए इसे मैं खींच रही हूँ, यानी कि इसमें मैं कुछ लोड लगा रही हूँ। अब मैं इसमें से लोड रिमूव कर रही हूँ तो देखिए ये अपना ओरिजिनल शेप जो है रीगेन कर ले रहा है। तो इसी तरीके से हमारा स्टील भी बिहेव करता है। वो पॉइंट बी तक जब हम उसमें लोड रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो पॉइंट बी हमें इलास्टिक लिमिट शो करता है। अब हम यहाँ नहीं रुकते, हम हमारे जो स्टील है उसमें हम और लोड लगाते हैं। तो अब इसमें और लोड लगाने पे जो हमारा मटेरियल है ये जो ये अपना ओरिजिनल शेप, जब मैं इसमें लोड लगाने में नहीं रुक रही हूँ, मैं इसमें और मैं इसे खींचूंगी तो अब ये जो आगे किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, अब इसमें जब लोड मैं रिमूव कर रही हूँ तो अब इसमें ये पूरी तरीके से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट सी हमें क्या देता है? अपर यील्ड पॉइंट। तो पॉइंट सी डैश के बाद जो मेरा मटेरियल है ये परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करने लगता है, यानी कि अब इसमें इतना लोड लग चुका है कि ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगा और इसके बाद मटेरियल सडन चेंजेस अपने बिहेवियर में शो करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट सी डैश है इसे हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो हमें स्ट्रेस मिलता है वो क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस। उसके बाद ये है हमारा पॉइंट सी डैश। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो स्ट्रेस है इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, पर हमारे स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट सी टू डी बिना स्ट्रेस में कोई चेंजेस, ये हमारा जो मटेरियल है ये स्ट्रेन यानी कि इसमें लेंथ में चेंज होने लगता है। यानी कि जो देखे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मटेरियल है इसको डिफॉर्म करना कितना मुश्किल था, ये बिल्कुल भी जितना हम इसमें लोड लगा रहे हैं ये उतना ही उसमें स्ट्रेन आ रहा था, और जो मटेरियल है ऑन द रिमूवल ऑफ लोड अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर रहा था। अब पॉइंट सी डैश के बाद ये जो मटेरियल है ये बहना शुरू हो जाता है, यानी कि ये इसमें हम थोड़ा भी लोड लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेन की वैल्यू देता है। अब आफ्टर पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी टू पॉइंट ई ये जो रेंज है इसे हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। यानी कि अब क्या होता है, मटेरियल फेल होने से पहले अपनी पूरी जान लगा देता है कि अब उसमें जान बची है, वो जितना इलोंगेट कर सकता है, वो जितनी डक्टिलिटी शो करता है, वो मटेरियल अपनी पूरी जान अब लगा दे रहा है लोड बढ़ाने पे। तो ये जो हमें पॉइंट ई मिलता है इसे हम कहते हैं अल्टीमेट लोड पॉइंट। ये होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसमें और लोड लगाते हैं तो हमारा मटेरियल पॉइंट एफ पे आके फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर यानी कि ये जो मटेरियल है हमारा ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखिए की पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपको फिगर में भी एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। की पॉइंट O टू A हमारा जो मटेरियल है ये प्रोपोर्शनल लिमिट शो करता है, पॉइंट A तक ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्ट्रेस जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। और ये जो हमारा मटेरियल होता है अप टू पॉइंट A ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ये बिहेवियर किस तरीके का शो कर रहा है?
लीनियर, यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो ये किस तरीके का ग्राफ हुआ, लीनियर। और जब हम हमारे मटेरियल में लोड को रिमूव कर देते हैं तो ये अपना ओरिजिनल शेप क्या करता है, रीगेन कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया कि मटेरियल जब लोड रिमूव करने पे अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है तो उस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और इस ग्राफ का यूज करके हम यंग्स मॉड्यूलस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा स्लोप होता है कर्व का वो हमें क्या देता है, यंग्स मॉड्यूलस। उसके बाद पॉइंट ए से हम पॉइंट बी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा पॉइंट बी क्या होता है, ये इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट यानी कि मैक्सिमम, अब ये हमारा जो मटेरियल है ये प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, पर जब हम इसमें पॉइंट बी तक लोड रिमूव करते हैं तो ये पूरी तरीके से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। तो इसे क्या कह सकते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन विथस्टैंड एंड स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अनलोडिंग, यानी कि लोड को रिमूव करने के बाद भी ये जब पूरी तरीके से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले रहा है। अब पॉइंट बी के बाद इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें इलास्टिक बिहेवियर रहेगा, पर वो पूरी तरीके से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया। अब पॉइंट बी टू सी डैश, ये जो हमारा पॉइंट सी डैश होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है, सडनली ड्रॉप इन स्ट्रेस विथ कंटिन्यूड स्ट्रेन, यानी कि हमारा जो स्ट्रेस होता है ये कुछ कम होता है पर हमारे स्ट्रेन की वैल्यू इस पॉइंट पे बढ़ती रहती है। उसके बाद हमें मिलता है पॉइंट सी, जिसे कि हम क्या कहते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट में भी यील्डिंग कंटिन्यूज विथ लिटिल और नो इंक्रीज इन लोड, यानी कि पॉइंट सी डैश टू सी हमारा जो स्ट्रेन है, यील्डिंग है, वो कंटिन्यू रहती है जबकि हम उसमें कोई लोड नहीं बढ़ाते। जैसे कि ये था हमारा पॉइंट सी और ये था हमारा पॉइंट डी। ओके, और इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, सी टू डी, ये होता है हमारा यील्ड प्लेट्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है, यानी कि अब इसमें जो लोड लगाने पे जो इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है वो परमानेंट रहेगा, वो अपना ओरिजिनल शेप जो मटेरियल है वो रीगेन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो हमारा स्ट्रेन इंक्रीज करता है वो कांस्टेंट स्ट्रेस पे होता है, यानी कि जो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी नहीं बढ़ रही होती पर हमारा स्ट्रेन जो है वो बढ़ रहा होता है, और हमें यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन मिलता है वो किस तरीके का होता है, वो होता है हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब आगे हम बढ़ते हैं पॉइंट डी से ई की तरफ। तो जो पॉइंट ई हमें मिलता है ये होता है हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्ट्रेस जो हमारा मटेरियल ले सकता है वो होता है हमारा पॉइंट ई। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आफ्टर यील्डिंग द मटेरियल गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग। तो क्या होता है कि यील्डिंग के बाद हमारा जो मटेरियल है ये फिर से इसमें ये वापस से स्ट्रेंथ गेन करता है, वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो पॉइंट डी के बाद जो हमारे मटेरियल के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके के चेंज आते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो हमारे मटेरियल के होते हैं उसमें कुछ इस तरीके की रीअरेंजमेंट होती है कि वो वापस से अपना उसमें कुछ स्ट्रेंथ वो गेन करता है, और इस वाले जोन में जो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। ओके, सो स्ट्रेस इंक्रीजेस अगेन अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू। इसमें वापस हमारा स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है जब तक कि ये अल्टीमेट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्व। तो ये जो हमारे कर्व का होता है ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, पॉइंट ई। उसके बाद हमारा जो मटेरियल है उसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग यानी कि जैसे कि हमारे ये गर्दन वाला पार्ट होता है ये पतला और लंबा होता है। तो जब हमारा मटेरियल, पहले मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल लेंथ कुछ इतनी थी और जब हम इसमें लोड लगाए तो अब इसकी लेंथ कुछ इतनी बढ़ चुकी है, पर ये जो मटेरियल है ये
इसका ना ये वाला जो पोर्शन है ये पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये पतला होना शुरू हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, नेकिंग। जैसे कि हमारी नेक होती है ना पतली, हमारा हेड और बॉडी को कनेक्ट करने वाले ये जो नेक है ये पतला है, तो उसी तरीके से ये जो हमारा मटेरियल है जब इसमें हम लोड लगाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये पतला हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कि मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद एट पॉइंट एफ जो हमारा मटेरियल है वो फ्रैक्चर कर जाता है, यानी कि वो टूट जाता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम हो चुका होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि इसका ये जो यहाँ पे थिकनेस है ये कम होनी शुरू हो जाती है, तो इसका एरिया भी डेफिनेटली कम होगा। द स्ट्रेस अपीयर्स टू रिड्यूस थ्रू ट्रूली स्ट्रेस में इंक्रीज। अब जब हम, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे तो ये देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस कम हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेस उसमें बढ़ रहा होता है, पर क्योंकि उसका एरिया कम हो चुका होता है तो ग्राफ में हमें वो ऐसा अपीयर होता है कि जो स्ट्रेस है इसका ये कम हो रहा है, और एट लास्ट पॉइंट एफ पे ये जो हमारा मटेरियल है ये फेल कर जाता है। तो ये था हमारा माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन मेथड एंड कोड फिलॉसफी। तो स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट डिजाइन फिलॉसफीज पढ़ते हैं। ये हमारी डिजाइन फिलॉसफीज कौन कौन सी है, एक होता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड इज अल्टीमेट लोड मेथड, एंड थर्ड इज लिमिट स्टेट ऑफ मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसे हम WSM मेथड भी कहते हैं। तो ये जो हमारा WSM मेथड है, दिस वन इज द ओल्डेस्ट, सेफेस्ट बट अनइकोनॉमिकल मेथड, यानी कि ये जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये सबसे पुराना मेथड है। ये हमारा जो मेथड है इसमें जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो सेफेस्ट होता है, यानी कि इसमें जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो बहुत सेफ है, उसकी लाइफ हो सकती है अच्छी, पर हमारी सेफ्टी इतनी ज्यादा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अनइकोनॉमिकल का मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इस मेथड को फॉलो करने से हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस सारा मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि जब हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ लोड लग रहे होते हैं, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, साइस्मिक लोड, बहुत तरीके के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसमें लोड आ रहे होते हैं। तो वो लोड को तो हम वही रखते हैं, और हमारे मटेरियल की कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अलाउेबल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो वो जो स्ट्रेंथ हमारे मटेरियल की होती है उसे हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें परमिसिबल स्ट्रेस मिलता है। यानी कि जो हमारी पहले अगर हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ थी 1, तो मैं उसे किसी फैक्टर से डिवाइड कर रही हूँ, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, और उसके बाद हमारी जो अलाउेबल स्ट्रेस है वो कुछ कम हो जाती है और हमें मिलता है परमिसिबल स्ट्रेस। तो इस मेथड में, ये जो मेथड है ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, यानी कि इसमें जो हमारे मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर है, बस हम हमारे मटेरियल में सिर्फ उतना ही लोड लगाते हैं, तो इसमें हमारा जो मटेरियल है उसका प्लास्टिक कैपेसिटी यूज नहीं हो पाती, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सो द मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, यानी कि ये जो हमारे मटेरियल है उसकी सिर्फ इलास्टिक स्ट्रेंथ तक ये उसे यूज करता है, और प्लास्टिक कैपेसिटी को ये हमारे मटेरियल की यूज नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर इज डिजाइंड सो दैट स्ट्रेस अंडर सर्विस लोड्स डू नॉट एक्सीड परमिसिबल स्ट्रेसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हमारे मटेरियल का होता है अलाउेबल स्ट्रेस, उसको हमने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमें मिलता है परमिसिबल स्ट्रेस। तो अगर हमारा जो उस स्ट्रक्चर में लग रहा लोड, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, अगर हमारा परमिसिबल स्ट्रेस से कम होता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारा डिजाइन है ये सेफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ ग्लोबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग मटेरियल स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ है इसे हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, ग्लोबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें कहा गया है,
उससे हमारे जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है उसे हम कुछ कम कंसीडर करते हैं। उसके बाद द सिंपल बट डज नॉट कंसीडर प्लास्टिक बिहेवियर एंड ओवर एस्टिमेट्स सेफ्टी। इसमें हमारे मटेरियल की प्लास्टिक बिहेवियर को कंसीडर नहीं करता, जिससे कि जो हमारा मटेरियल है वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है या जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाता है, लेस इकोनॉमिकल। और ये जो हमारा अनइकोनॉमिकल होने की वजह से ये जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये आज के टाइम पे हम इसे बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए लेस इकोनॉमिकल, इट इज लेस इकोनॉमिकल एंड आउटडेटेड। नेक्स्ट मेथड इज अल्टीमेट लोड मेथड। तो इस मेथड को हम यूटीएम मेथड भी कहते हैं एंड दिस मेथड इज इकोनॉमिकल बट नॉट सर्विसेबल। यानी कि इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो हमारे मटेरियल में, जो हमारे स्ट्रक्चर में लोड लग रहा होता है, एक्चुअल लोड जो भी उसमें लगने वाला होता है उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारे लोड है उसको हम ज्यादा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, हम उसे वही कंसीडर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मेरे स्ट्रक्चर पे लोड आने वाला होगा 1, तो उसे मैं एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे लोड है उसे हम 1.5 टू 2 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं, पर जो हमारा जो उसमें मटेरियल की स्ट्रेंथ है उसे हम वही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मटेरियल का प्लास्टिक बिहेवियर है वो पूरी तरीके से पूरी तरीके यूज होता है प्लास्टिक बिहेवियर, पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल नहीं रहता। यानी कि इसमें हम सर्विसिबिलिटी का ध्यान नहीं देते डिजाइनिंग के टाइम पे, तो इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, वाइब्रेशन शो कर सकता है। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हम उसके हमारे स्ट्रक्चर की वो मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है उस लिमिट तक हम इसमें लोड लगाते हैं, पर इसकी वजह से जो हमारी सर्विसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की वो इग्नोर हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से ये कोलैप्स तो नहीं करता, पर ये बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन शो करता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर यूज करने में नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हमारा मेथड है ये इकोनॉमिकल तो है पर सर्विसेबल नहीं है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है चलिए पढ़ते हैं। कंसीडर द स्ट्रक्चर एट इट्स अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि हम उसमें बहुत ज्यादा लोड अप्लाई करते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे और जो हमारा लोड है उसे हम बढ़ा देते हैं एक लोड फैक्टर से। उसके बाद जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है उसे हम कम नहीं करते, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है हम उसे वही कंसीडर करते हैं। उसके बाद कंसीडर्स प्लास्टिक बिहेवियर एंड गिव्स मोर इकोनॉमिकल डिजाइन देन WSM मेथड। तो जब हम हमारे मटेरियल का प्लास्टिक बिहेवियर कंसीडर कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है वो मोर इकोनॉमिकल हो जाता है। देन बट यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर हम उसकी लिमिट तक उसे पहुंचा रहे हैं, जस्ट उसके फेल होने तक हम उसमें लोड लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी सर्विसिबिलिटी जो है वो इग्नोर हो रही होती है। तो इसमें हमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हमारे स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है और इसलिए ये वाला जो मेथड है ये हम यूज नहीं करते। ओके, नाउ द लास्ट मेथड इज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, जिसे कि हम LSM मेथड भी कहते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा मॉडर्न इकोनॉमिकल एंड सर्विसेबल मेथड है। यानी कि अभी जो हमने प्रीवियसली 2 मेथड देखे, WSM मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड, ये इन दोनों मेथड का बैलेंस है। इसमें ना ही हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं, ना ही हम इसमें बहुत ज्यादा लोड अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो दोनों मेथड के एडवांटेजेस थे, यानी कि WSM मेथड में सेफ्टी जो हमारा एडवांटेज थी और अल्टीमेट लोड मेथड में इकोनॉमी जो हमारा एडवांटेज थी, हम LSM मेथड में दोनों का बैलेंस कंसीडर करते हैं। यानी कि जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम
अलाउेबल स्ट्रेस को एक फैक्टर से डिवाइड करके परमिसिबल स्ट्रेस फाइंड करते थे। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा अलाउेबल स्ट्रेस होता है उसे हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो जिससे कि हमें WSM मेथड से वो जो फैक्टर होता है वो कम होता है, तो इससे हमारे जो मटेरियल की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। और जो लोड हम इसमें अप्लाई करते हैं उसमें भी हम एक फैक्टर ऑफ लोड फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो सर्विसिबिलिटी होती है स्ट्रक्चर की वो भी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो जैसे कि अल्टीमेट लोड मेथड में होता क्या था कि हमारे जो स्ट्रक्चर के कोलैप्स करने की या जो सर्विसिबिलिटी का इशू था वो रिजॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो लिमिट स्टेट मेथड है वो कंट्रोल क्या करता है, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो ड्यूरेबल होगा। इस मेथड में हम लोड फैक्टर भी यूज करते हैं और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी यूज करते हैं। ये हमारा जो मेथड है ये प्रोबेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी पे बेस्ड है, यानी कि ये जो हमारा मेथड है ये प्रैक्टिकल मेथड है और ये हमारा मेथड जो क्या है, इकोनॉमिकल है। और आज के टाइम पे जो हम हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए मेथड यूज करते हैं वो है हमारा लिमिट स्टेट मेथड, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, इकोनॉमिकल है, सर्विसेबल है। लिमिट स्टेट में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ओके, ये सारी चीजें हम डिजाइनिंग के टाइम पे और डिटेल में इस मेथड का पढ़ेंगे। अभी ये आपके लिए ओवरव्यू के लिए है कि कौन कौन सी डिजाइन फिलॉसफीज होती हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है ये हमारा IS 800 2007 पे बेस्ड है। IS 800 2007 क्या है, IS स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड और 800 2007 क्या है, ये उसका कोड नंबर है। ठीक है, तो IS 800 2007 इज इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील, यानी कि स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी रिसर्चेस होते हैं या जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज की स्टडी जो इतने सालों में हुई है उससे हमें किस तरीके से डिजाइन करना है उसके प्रोसेस हमें इस IS कोड में मिल जाते हैं। तो एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन पढ़ते टाइम आपके पास ये IS कोड होना चाहिए और ये आपके एग्जाम्स में भी ले जाना अलाउड होता है। इसमें हमें डिजाइनिंग में जो भी चीजें हमारे काम आने वाली होती हैं वो सारी चीजें हमारे IS कोड में दी हुई है। और जब हम एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन में आगे पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो आप इसको या तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास बिल्कुल रखिएगा। तो आगे इसमें दिया हुआ है इट लेज डाउन द डिजाइन फिलॉसफी, इसमें हमारी डिजाइन फिलॉसफीज दी हुई है, डिजाइन मेथड्स दिया हुआ है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, लोड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं ये भी हमारे इस IS कोड में दिया हुआ है, मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल किस तरीके से बिहेव करेगा ये भी हमारे IS कोड में दिया हुआ है, एंड डिटेल्ड रूल फॉर डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर, किस तरीके से हमें स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ध्यान देना है, कौन कौन से हमारे मटेरियल्स हैं और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस, ये सारी चीजें हमारी IS 800 2007 में दी हुई है। ओके, तो यहाँ तक तो हमारी बातें हो गई डिजाइन फिलॉसफीज की एंड IS कोड के बारे में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ लोड। तो जब हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से लोड लग रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें कितने लोड आने वाले हैं, उसी के बेसिस पे हम इसे डिजाइन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जितना इसमें लोड लग रहा है उसको मेरा जो स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया है वो बियर कर पाएगा कि नहीं। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि इस पे कितना लोड एक्चुअली आने वाला है तो या तो मैं इसे ज्यादा लोड के लिए डिजाइन कर देंगे हम इसे, या तो हम इसे कम लोड के लिए डिजाइन कर देंगे। तो दोनों ही केस में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या लोड आने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा टाइप्स ऑफ लोड है इसमें
इसके लिए भी अलग आईएस कोड होता है। ये जो हमारे टाइप्स ऑफ लोड है, इसके हमें आईएस 875 के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन अलग अलग पार्ट्स में एक एक लोड के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। पर अभी समझते हैं चलिए क्या क्या लोड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डेड लोड। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड। तो टाइप्स ऑफ लोड हमारा है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड एंड अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो अब एक एक करके डिटेल में सारे लोड्स के बारे में समझते हैं। तो एक तो देखिए हमारे लोड किस तरीके से एक्ट करेंगे, डायरेक्शन उसका क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पे अब हमने इसे फर्दर क्लासीफाई किया है टाइप्स ऑफ लोड के। तो एक हो जाएगा हमारा वर्टिकल लोड और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लोड। तो यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा उसे मैं डाल रही हूँ वर्टिकल लोड कैटेगरी में, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसे हम डाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लोड्स की कैटेगरी में। ओके, तो वर्टिकली हमारे कौन कौन से लोड है जो एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डेड लोड। तो डेड लोड क्या होता है? डेड लोड होता है हमारे स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट। और सेल्फ वेट क्या हो गया स्ट्रक्चर में, जैसे कि बीम का वेट हो गया, कॉलम का वेट हो गया, फुटिंग का वेट हो गया, स्लैब का वेट हो गया, ब्रिक्स का वेट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है वो हम क्या कहते हैं? डेड लोड। या फिर कोई मशीनरी है जो हमारे स्ट्रक्चर में परमानेंटली फिक्स्ड है, यानी कि वो मूव नहीं करेगी, वो अपनी जगह पे ही रहेगी जब तक वो स्ट्रक्चर रहेगा। तो वो सारे लोड को हम क्या कहते हैं? डेड लोड। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दिस आर परमानेंट स्टेशनरी, यानी कि जो अपनी जगह पर ही रहेगा, फोर्सेस दैट डज नॉट चेंज ओवर द स्ट्रक्चर्स लाइफ। जब तक वो स्ट्रक्चर है वो लोड उसी जगह पर एक्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? द वेट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल देमसेल्व्स, जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल है उसका खुद का वेट, सच एज वॉल, फ्लोर्स, बीम, रूफिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है लाइव लोड। तो लाइव लोड क्या है? लाइव लोड जैसे कि किसी स्ट्रक्चर को मैं यूज कर रही हूँ, तो अगर जैसे कि आपने आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, हॉल वगैरह में, तो वहां पे जो लोग होते हैं, ह्यूमंस हो गए, ये क्या हो गया? लाइव लोड। क्योंकि वो मूव करते हैं, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। ठीक है, कि अभी सडनली उस पे वो लोड लग गए, अचानक से वहां पे 50 लोग आ गए, और जैसे आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपकी 100 पीपल्स की गैदरिंग है, तो उस जगह पे अभी तक वो हॉल खाली था, अब उसमें 100 लोग आ गए, तो अब उसमें वो लोड लग रहा है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? लाइव लोड। अब उसी गैदरिंग के लिए पहले उस जगह पे कोई फर्नीचर नहीं रखा हुआ था, पर अब मैं उसमें वो फर्नीचर ले जाकर रख रही हूँ, तो ये जो लोड है ये मूव कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? ये कभी चेंज हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइव लोड। और इसे ही हम इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज आर टेम्परेरी और वेरिएबल, यानी कि ये परमानेंटली अटैच्ड नहीं होते हैं स्ट्रक्चर से, ये टेम्परेरी होते हैं और ये वेरिएबल होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज ये कभी कम भी हो सकता है, ये कभी ज्यादा भी हो सकता है। एंड forces that can change based on the structures use। तो किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है उसके बेसिस पे ये जो इसकी वैल्यूज है वो चेंज होती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? पीपल्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स एंड टेम्परेरी पार्टीशंस। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस स्ट्रक्चर में कोई ह्यूमन आ गए या कुछ फर्नीचर वगैरह प्लेस कर दिया, तो इन सबको हम क्या कह सकते हैं? लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड। ओके, थर्ड इज स्नो लोड। तो हमारे जो स्नो लोड की डायरेक्शन होती है, ये भी आपने देखा होगा, ये आपके आसमान से कुछ इस तरीके से आपका स्नो गिरता है और आपके स्ट्रक्चर में कुछ लोड लगता है। तो स्नो जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, स्नो यानी कि जो बर्फ होता है और उसी का जो वेट होता है उसी को हम स्नो लोड कहते हैं। तो सो द वेट ऑफ द स्नो एंड आइस ऑन द रूफ विच कैन बी सिग्निफिकेंट एंड वेरीज बाय लोकेशन एंड रूफ डिजाइन। तो जैसे कि हर जगह तो स्नोफॉल नहीं होता, तो ये जो स्नो लोड है आपको हर जगह कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। तो जहाँ पे ये स्नोफॉल होता है या स्नो की वजह से लोड आ रहा होता है, उन जगहों पे हमें स्नो लोड कंसीडर करना होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये चेंज कर सकती है जगह जगह के हिसाब से, और हमारे रूफ के डिजाइन के हिसाब से भी ये जो स्नो लोड है
ये चेंज होता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ आपके स्ट्रक्चर के रूफ में लोड आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड इज हॉरिजॉन्टल लोड। तो हॉरिजॉन्टल लोड जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, लेटरल डायरेक्शन में जो लग रहा हो वो क्या होता है, horizontal load. So lateral loads are the loads that are applied parallel to the ground. ग्राउंड के पैरेलल जो लोड अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लोड। और इस लोड में हमारा क्या क्या आता है, विंड लोड एंड साइस्मिक लोड। तो विंड लोड, आपने कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया और उसमें वहां पर कुछ इस तरीके से विंड लोड आएगा, पर ये जो हमारा विंड लोड है ये मोर सिग्निफिकेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमारे स्ट्रक्चर की हाइट बहुत ज्यादा हो। यानी कि अगर आपकी स्ट्रक्चर की हाइट कम है तो उसमें हवा चलने पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेस से उसके हाइट कम है। पर जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे आपका ये जो विंड लोड है इसकी ये ज्यादा आपके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। So the definition of wind load is these loads are specially important for tall building, bridges and other structures with large surfaces exposed to the wind। मतलब कि जितना आपका सरफेस विंड के लिए एक्सपोज्ड होगा उतना ज्यादा ये विंड लोड सिग्निफिकेंट है उस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ विंड varies based on the factors like wind speed, direction and the building's height and shape। तो ये जो हमारा विंड लोड होता है ये हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी लाइक विंड स्पीड, हर जगह की विंड स्पीड अलग होती है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग स्टेट्स में जो विंड की स्पीड होती है वो अलग होती है। ये हमारे जो ट्रोपोग्राफी होती है उस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन की, विंड की डायरेक्शन क्या है और हमारे स्ट्रक्चर का डायरेक्शन क्या है, द बिल्डिंग्स हाइट एंड शेप। तो अगर हमारे बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो भी ये किस तरीके से ये भी हमारा एक फैक्टर होता है जिसपे हमारा विंड लोड डिपेंड करता है। तो हम डिजाइन विंड स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो VZ है ये हमें इंडिकेट कर रहा है डिजाइन विंड स्पीड, और इसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो है हमारा VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। ये K3 है जिसे जो गलती से दोबारा K1 लिखा गया। और एक होता है हमारा डिजाइन विंड प्रेशर, ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, PZ इज इक्वल टू 0.6 इंटू डिजाइन विंड स्पीड का होल स्क्वायर, सॉरी डिजाइन विंड स्पीड का स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से हम डिजाइन विंड स्पीड और डिजाइन विंड प्रेशर इन दो फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस पे बेस्ड, इन फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले तो वैसे बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि ये K1, K2, K3 क्या इंडिकेट कर रहा है। सो वेयर K1 इज द रिस्क कोफिशिएंट, K2 इज द कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज, K3 is the topography factor and VB is the basic wind pressure। The value of VB depends on the location of structure। तो ये जो हमारा VB है ये बेसिक विंड प्रेशर होता है और इसकी वैल्यू जो हमारे स्ट्रक्चर के लोकेशन पे डिपेंड करती है। और ये जो हमारा विंड लोड है ये मोर सिग्निफिकेंट हो जाता है फॉर द बिल्डिंग टॉलर देन 30 मीटर, यानी कि जो 30 मीटर से ऊंची हमारी बिल्डिंग होती है उसके लिए ये जो हमारा विंड लोड है ये काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कांस्टेंट K1, K2, K3 की वैल्यू और VB की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। तो या तो ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में दे दिया होगा ये सारी वैल्यू K1, K2, K3, और अदरवाइज ये जो वैल्यूज होती है ये हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग IS 875 पार्ट 3। IS 875 पार्ट 3 में ये सारी चीज़ों के लिए हमें डिटेल्ड टेबल्स दिया होता है जिसमें हमें ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क कोफिशिएंट हमें ये सारे वैल्यूज को कैलकुलेट
करना पड़ता है। So next and last type of our load is earthquake load. So earthquake load are the forces caused by the shaking of the ground during earthquake. तो earthquake load क्या होता है जब हमारे earthquake आता है तो उसकी वजह से हमारा ग्राउंड शेक करता है, और उस शेकिंग ऑफ ग्राउंड की वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर पे लोड आता है उसे हम कहते हैं earthquake लोड। सो दिस टाइप ऑफ लोड इज अनप्रिडिक्टेबल। जैसे कि हमें पता है कि ये इस तरीके का जो लोड है ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम पहले से नहीं बता सकते कि ये कितना हो सकता है, एंड कैन बी वेरी डैमेजिंग। इसकी वजह से जो डैमेज होता है वो वेरी हाई हो सकता है। बिल्डिंग्स इन द एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक्स नीड टू बी डिजाइंड टू हैंडल दीज फोर्सेस। अब अर्थक्वेक लोड आपको हर जगह कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अर्थक्वेक लोड आपको मेनली वहां पे कंसीडर करने की जरूरत है जो एरिया आपका अर्थक्वेक प्रोन है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जापान में जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स डिजाइन होती है, ओके, क्योंकि वो जो एरिया है वो अर्थक्वेक प्रोन है। इंडिया में हमारे कई जगह होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आपको कभी सुनने के लिए नहीं मिला होगा, तो उन सारी जगहों पे आपको ये सारे लोड कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। ओके, सो अर्थक्वेक लोड में होता क्या है कि ये जो हमारा ग्राउंड है ये शेक करता है हॉरिजॉन्टली, और कुछ इस तरीके का स्वे हमें हमारे स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिल सकता है शेकिंग की वजह से। ओके, सो अब आपको पता चल गया टाइप्स ऑफ लोड क्या है। तो हमारा ये जो IS 800/2007 है इसमें हमारा एक टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल में हमें लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं कि कौन सा लोड कंसीडर हमें करना है और उसमें कौन से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो IS 800/2007 हमें बताते हैं कि हमें कौन कौन से लोड एक साथ कंसीडर करने हैं, और लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन के लिए हम जो लोड है उसको कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन हम लोड के जो लेते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं डेड लोड प्लस लाइव लोड, जिसमें हम जो डेड लोड है और ये जो CL है ये क्रेन लोड रिप्रेजेंट कर रहा है। CL ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये क्रेन लोड हम जनरली कंसीडर नहीं करते, हमारा मोस्टली डेड लोड एंड लाइव लोड दिया होता है। तो डेड लोड और लाइव लोड को हम 1.5 एंड 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सेकेंड इज डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को हम साथ में कंसीडर नहीं करते, हम या तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम विंड लोड लेते हैं या तो अर्थक्वेक लोड। मोस्टली अगर आपके क्वेश्चन में विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों दिया हुआ है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसे हम इस कॉम्बिनेशन में कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो डेड लोड अनदर जो हमारा लोड कॉम्बिनेशन होता है ये होता है डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। उसके बाद है हमारा डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड, एंड थर्ड कॉम्बिनेशन इज डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस एक्सीडेंटल लोड। और ये जो हमारा लोड फैक्टर दिया हुआ है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरफ है हमारा फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और इधर जो टेबल में ये जो वैल्यूज दी हुई है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो किसके लिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमारा क्या आता है, कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग, शियर फेलियर, ये सारी चीजें होती है। सर्विसिबिलिटी में हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्शन, शेकिंग, वाइब्रेशन, यानी कि जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जो लिख रहा है कोलैप्स की कंडीशन के लिए हमें कौन सा लोड लेना है, और सर्विसिबिलिटी यानी कि उसमें माइनर क्रैक्स अलाउेबल है। इस तरीके की सिचुएशन में जो हम लोड फैक्टर लेते हैं वो ये होता है। ठीक है, तो ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना होगा कनेक्शंस के बारे में। सो आई होप आज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ये आपको समझ आई होंगी, और आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।